रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। शीन नहीं, अबला नहीं, ना ही वो बेचारी है, जोश भरा लिबास पहने गर्व से रहती आज की नारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमनी श्याम। हमारे देश की नारियों ने समय समय पर अपनी शक्ति का अद्भुत उदाहरण विश्व के सामने प्रस्तुत किया है और भारत देश को गर्वित कराने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। रानी पद्मिनी, वीरांगना लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, पीटी उषा, कल्पना चावला, मदर टेरेसा, अरुणिमा सिन्हा जैसे अनेकों नाम हैं जिनसे कि कोई भी आज अनजान नहीं। इन्हीं के पद चिन्हों पर चल के और भी कई नाम आगे आएंगे। एक नाम प्रिया भार्गवा का भी है, जिन्होंने 2015 में मिस व्हीलचेयर इंडिया का खिताब जीता और मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड के लिए भी अपनी दावेदारी रखी। यूँ तो हम सभी विमेन पावर यानी कि नारी शक्ति के लिए बढ़ चढ़ कर के बातें करते हैं, पर आज इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर नारी शक्ति का एक इनक्रेडिबल एग्जाम्पल मिस प्रिया भार्गवा हमारे साथ हैं और हमारी सहयोगी स्वाति चौहान ने उनसे उनकी जर्नी के बारे में बातचीत की। प्रिया जी, आजकल आप क्या कर रही हैं? आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं काउंसलिंग करती हूँ। बिसाइड्स दैट आई एम इनटू टीचिंग ऑल्सो, सो मैं साइकोलॉजी के लेक्चर्स भी लेती हूँ। आई हैव यूट्यूब चैनल, तो मैं वहाँ पे लाइव सेशंस भी लेती हूँ अपने ऑडियंस के लिए। सब्सक्राइबर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास होने से अगर मैं किसी में पॉजिटिव वाइब्स कुछ डाल दूं और सामने वाले की लाइफ बेहतर हो जाए, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। अच्छा, चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। आपके बारे में, आपको ये प्रॉब्लम कब डायग्नोस हुई? एक्चुअली मैं इसको ना प्रॉब्लम से ज्यादा एक चैलेंज कहूंगी। और ये ऐसी चीज है जो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ ऐसे फेज में डाल देती है जब से ये स्टार्ट हुई है कि मुझे अपनी लाइफ को दूसरे एस्पेक्ट से देखना पड़ जाता है। तो ये डिजीज डायग्नोस हुई थी व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड। आई वाज परस्यूइंग बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी एट दैट टाइम। फर्स्ट ईयर में ही थी मैं। एंड शुरू में क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट थी तो बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि हैंडल कर लूंगी, मैं यही तो पढ़ती हूँ अभी तो। बट विद इन अ ईयर आई गॉट बेड रिडन। ये डिजीज जो है इसको हम SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस कहते हैं, इन शॉर्ट ल्यूपस। तो ये किसी भी वाइटल ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है, इन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। मेरे केस में मैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हूँ जिसमें मेरा स्पाइन इन्वॉल्व हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम ल्यूपस पेशेंट्स की किडनी, हार्ट पे ज्यादा अफेक्ट होता है। लकीली माय वाइटल ऑर्गन्स एज ऑफ नाउ इज फाइन, बट माय स्पाइन गॉट इन्वॉल्व। सो मेरा 18 महीने में बेड रिडन भी रही हूँ। तो वो फेज मेरी लाइफ का काफी डिफिकल्ट फेज था। पढ़ाई का डिसकंटिन्यू होना, वो बहुत बड़ा सदमे की तरह आया मेरे साथ, क्योंकि मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर। तो बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। मेडिकल साइंस फेल हो जाती है उसका इलाज ढूंढने के लिए, एंड यू नीड टू डिपेंड ऑन दोज मेडिसिन व्हिच आर कॉल्ड लाइफ सेविंग, बट हाउएवर दे हैव सेवरल साइड इफेक्ट्स। वाटर रिटेंशन, बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाना, मसल वीक हो जाना, हेयर लॉस होना, मूड स्विंग्स होना, सिर्फ एक नहीं कई साइड इफेक्ट्स। उसको आपको फेस करना है एट सच अ यंग एज ऑफ 19 व्हेन यू स्टार्ट ड्रीमिंग ऑफ योर लाइफ। सो दैट केम एज अ शॉक टू मी। बहुत मुश्किल रहा होगा वो फेज आपके लिए, पर आपने कैसे हैंडल किया फिर उस समय अपने आप को? जब ये डायग्नोस हुई थी मेरी बीमारी, तब मैं 19 इयर्स की थी। तो इतनी कम उम्र में ये सोचना कि मैं स्ट्रांग रहूं और मैं बड़ी समझदार हूं, तो ऐसा कुछ नहीं था। मगर जब ये आई डिजीज, तो मैं मेडिकल की थी स्टूडेंट, तो ताकि मैं कर लूंगी। एंड उस कॉन्फिडेंस के साथ कुछ दिन तो मैंने किया, बट धीरे धीरे जब मेडिसिन के साइड इफेक्ट होने लगे, मुझे वीकनेस आने लगी। हमारी क्लासेस कुछ ऊपर अपस्टेयर्स लगती थी, कुछ डाउनस्टेयर्स लगती थी कॉलेज में, तो मुझसे है ना वो भी नहीं चढ़ी जाती, सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पाती थी मैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ना पुश कर रहा था कि मैं पीछे धकेल रहा था, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मेरी एनर्जी हाफ हो गई है, जितनी मेरी स्टेमिना था पुअर होता जा रहा है। मुझे भूख नहीं लगती थी। मेडिसिन इतनी स्ट्रांग होते थे कि मेरे टंग में सोर्स हो जाते थे, छाले आ जाते थे।
तो हर चीज बड़ी मुश्किल होती है, मोटी मोटी बुक्स पढ़ना, पैथोलॉजी की बुक, फिजियोलॉजी की बुक्स, एनाटॉमी की बुक्स, एंड इतने सारे असाइनमेंट्स एंड सब कुछ। रात में 3:30 से उठ के मैं पढ़ाई करती थी अपनी, एंड वाइवा के एग्जाम होते थे वो देने। तो वो इतना ज्यादा प्रेशर पड़ गया था मेरे ऊपर, क्योंकि बीमारी को भी हैंडल करो, देन इतने सारे पढ़ाई को भी हैंडल करो। तो मैं तो नहीं कर पाती अगर मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता। तो मैं डिप्रेशन में भी गई हूँ, 2 महीने मैं डिप्रेशन में भी रही। मुझे शिजोफ्रेनिया डायग्नोस किया था, शिजोफ्रेनिया इंड्यूस्ड बाय ल्यूपस, ऐसा कहते हैं इसको, कि ल्यूपस में होता है, मेंटल इश्यूज भी आ जाते हैं, डिप्रेशन होता है। तो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जो मुझे दी थी वो मैंने ली है रेगुलरली। मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा, और बाकी टाइम जो था मैंने कॉलेज छोड़ दिया था मीनवाइल, जब मैं इस बीमारी डिप्रेशन में गई थी। जरूरी भी था क्योंकि बहुत सीवियर हो गया था मुझे। सो मेडिसिन के साथ मैं अपनी हॉबीज में ज्यादा बिजी रहती थी। लाइक मुझे बड़ा सा कैनवास लाके दे दिया था डैड ने, तो मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक रहा है, तो और कलर्स दे दिए, तो आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ पेंटिंग, बहुत सारी पेंटिंग किया करती थी। तो आई थिंक कि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर जो होता है वो, उसमें आपकी रिकवरी फास्ट होती है अगर आप अपने आप को अच्छी पॉजिटिव चीजों में बिजी रखें जिसमें आपको खुशी होती है। तो 3 महीने में रिकवर हो गई, जबकि ऐसा कहा जाता है शिज़ोफ्रेनिया ऐसी बीमारी है जो नहीं ठीक होती कभी, बट मैं तो क्योर हो गई थी। कॉलेज में किसी तरह का आपने इशू फेस किया था इससे रिलेटेड? हाँ, मैंने देखा, मतलब मेरे जो क्लोज फ्रेंड रहा करते थे, जो मेरे ही साथ लंच बॉक्स शेयर करते थे, मेरा ही लंच बॉक्स आधा खा लिया करते थे। जब मुझे ये डिजीज डायग्नोस हुई और थोड़ा मैं डिप्रेशन फेज में गई, और मेरे डिप्रेशन फेज में जाने का रीजन ये भी था कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था मेरे कॉलेज मेट्स के से। दे ट्राइड बुलिंग मी, उन्होंने काफी मजाक उड़ाया। मेरे बाल झड़ गए थे, मुझे कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स में रखा गया था, जो कैंसर की मेडिसिन होती है उस पर डाला गया था। तो इस डिजीज ल्यूपस में देते हैं कैंसर के ड्रग्स भी। तो उस वजह से मेरे बाल झड़ गए थे, एंड मुझे इतनी शर्म आती थी कॉलेज जाने में कि मैं सर पे है ना मार्कर लगा के या दुपट्टा लगा के जाया करती थी। आई वॉज बिट टॉम बॉयज, मतलब पैंट वैंट पहनना, घर में बड़ा लाड़ किया था, तो बिल्कुल लड़का ही जैसे रहती थी मैं। फिर आई स्विच माई ड्रेसिंग सेंस, एंड मैंने सूट पहनना शुरू किया, और बिकॉज दुपट्टा सर पे ढक सकूं मैं, बाल उड़ रहे थे मेरे इसीलिए। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वेंट इनटू डिप्रेशन, कि साथ नहीं मिला जो उस टाइम मुझे बहुत बहुत जरूरत था। जैसे हमारे प्रैक्टिकल होते थे, तो प्रैक्टिकल में हम लोगों को ईसीजी देखना सिखाते थे, एक्सरेज देखना सिखाते थे। तो वो प्रैक्टिकल्स मेरे वीक डेज में मुझे ओपीडी जाना पड़ता था, तो इस वजह से मुझे प्रैक्टिकल क्लासेस मिस हो जाती थी। तो मैं जब वापस आके पूछती थी अपने क्लासमेट्स से, तो वो मुझे ठीक से बताते नहीं थे कि क्या सिखाया। तो वो मुझे कहीं टेंशन में डालता था कि मैं सीखूंगी नहीं तो कैसे बनूंगी, कैसे आगे पढ़ूंगी। तो वो भी एक कारण था कि स्ट्रेस मुझे बहुत ज्यादा होने लगा था, क्योंकि पढ़ाई भी करो, देन इतनी बड़ी बीमारी को भी झेलो। एंड मैंने इसके बारे में पूरी रिसर्च कर ली थी, इस बीमारी के बारे में। वो मुझे शौक की तरह भी आया, क्योंकि मुझे पता था कि इसका कोई इलाज नहीं है और आगे जाके कुछ भी हो सकता है, मेरी किडनी भी जा सकती है, मेरा हार्ट भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे भी मैं डर सी गई थी कि अब क्या होगा। बहुत दिलेर हैं आप प्रिया जी। थैंक यू सो मच। कहाँ आप एक तरफ डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर ब्यूटी पैजेंट्स की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका, कैसे आई आप इस तरफ? मेरी जब पढ़ाई छूट गई तो मैंने एक और प्रोफेशनल कोर्स करने की कोशिश की थी, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन के ऊपर, जो मैं एग्जाम नहीं दे पाई, और बिकॉज मैं जो बेड रिडन हुई थी उसकी जो मेडिसिन थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो मेरी पूरी होल बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था, पस आने लगा था मेरे आर्म्स में, मेरे लेग्स में। तो मेरी बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज हुई उनको रिमूव करने के लिए। इवन एक नौबत ये आ गई थी कि मेरा लेग काटने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका लेग को हमें काटना होगा क्योंकि इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका है। बट मुझे फिर दिल्ली शिफ्ट किया गया रातों रात गाड़ी में डाल के, एम्बुलेंस में। एंड यहाँ मेरी फिर मैं 4.5 महीने दिल्ली में एडमिट रही हूँ। देन वहां से जब मैं रिकवर होके आई हूँ, अगेन मेरी बॉडी में बहुत बड़े बड़े स्कार हो गए थे, इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज हुई है मेरी, और स्किन ग्राफ्टिंग भी हुई है। तो वो जो ब्यूटी का कोई रिश्ता नहीं था मेरा कहीं से भी, क्योंकि जो वैसे आई वॉज गुड लुकिंग, बट यही है कि जब बीमारी हो जाती है तो आप बहुत चीजें लूज कर जाते हैं। जैसे मेरे बाल की डेंसिटी कम हो गई, सर पे स्किन पे इतने स्कार्स थे, तो मैंने तो अपने आप को खूबसूरत समझना छोड़ दिया था ऑलमोस्ट। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि जब तक मैं हूँ तब तक आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो मुझे बस ये कोशिश करनी थी कि मैं जितनी हो सकूं नॉर्मल अपने आप को अपना काम संभाल सकूं, एंड फाइनेंशियली अपने एक्सपेंसेस का ध्यान रख सकूं, मेरे जितने खर्चे हैं मैं खुद उठा सकूं।
अब उसके लिए अब मैं अपने एक्सपेंसेस कैसे संभाल सकूं, तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई, मेरे लेग्स में उस टाइम भी पट्टियां ही थी, बट क्योंकि ये जिद थी कि मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना, आई स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स। मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मेरे पास अब बच्चों को बड़ा पसंद आया मेरे पास पढ़ना, एंड इट वाज मोटिवेटिंग टू देम एज वेल एज मैं पढ़ाती भी अच्छा हूँ। अपने ब्रैगिंग नहीं करती, ब्रैगिंग इट्स लाइक अ ब्रैगिंग, बट यस मुझे इतने टाइम से कॉम्प्लीमेंट मिलता आ रहा है बच्चों से, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि यस आई एम गुड एट टीचिंग। सो मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, वहां से मैंने अपनी पॉकेट मनी निकालना शुरू किया, अपने एक्सपेंसेस देखने शुरू किए। अच्छा, तब तक मैं ग्रेजुएट भी नहीं थी, बट मैं सोच रही थी, अच्छा मुझे ये भी यकीन था कि वन डे आई वुड बी एबल टू वॉक, मैं किसी दिन चल पड़ूंगी। अभी तो डिसेबिलिटी हो गई बीमारी की वजह से, बट मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसा मेरा यकीन था कहीं ना कहीं। सो मैं मेरे जब ये पट्टियां उतरने लगी एंड तभी भी मुझे लगा कि यार मैं तो चल ही नहीं पाती, अब क्या। तो मैंने कहा चलो देखेंगे, थोड़े और ठीक हो जाते हैं। एंड आई वॉज क्वाइट फैट, मैं स्टीरॉइड्स मुझे दिए गए थे, तो मैं 60+ kg हो गई थी, मेरा वेट 62 63 समथिंग। तो मैं काफी फ्लफी सी भी दिखती थी क्योंकि वाटर रिटेंशन होता है स्टीरॉइड से। तो मोटा होना, स्कार होना, ये 2 चीजें थे जो मुझे कभी ब्यूटी पेजेंट के बारे में सोचने ही नहीं देते, ना ही मैं सोचती। एट दैट मोमेंट जब मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन का माहौल था, मैं चाह रही थी कुछ नया करने के लिए। तो मीनवाइल एट दैट टाइम मेरे एक फ्रेंड बने थे फेसबुक एक्वेंटेंस, ही इज नाउ अ वाइस चांसलर इन DY पाटिल यूनिवर्सिटी में। सो उस टाइम वो यहीं दिल्ली में थे, ही इज अ साइंटिस्ट, सो ही वर्क्स फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल। सो मैंने उनकी प्रोफाइल देखी एंड आई गॉट इंस्पायर्ड, सो आई थॉट आई शुड टॉक टू हिम एंड मे बी वो मेरी डिजीज में कुछ मेरे लिए कर सकें। तो मैंने उनसे डिस्कस करना शुरू किया, ऐसे करके हम दोनों की बातचीत शुरू हुई। सो 2013 में पहली बार उन्होंने मुझे बोला था कि मिस व्हीलचेयर इंडिया में पार्टिसिपेट करो ब्यूटी पेजेंट। तो आई डिनाइड बिकॉज आई वाज स्टडिंग, मैं पढ़ रही थी, तो मैंने मना कर दिया। 2014 में उन्होंने मुझे फिर से बोला, तो उस टाइम पे मेरे एग्जाम जून में हो गए थे, तो मैं यूएस जा रही थी जून के बाद, तो मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पाई। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम यूएसए, इट वाज जनवरी 2015, उन्होंने उनसे मैं बात कर रही थी, मैंने कहा सर मेरे तो पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या हुआ, मुझे तो ढंग का कोई काम ही नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, पहले मिस व्हीलचेयर इंडिया के लिए भर दो, अपनी पिक्चर्स भेजो और वहाँ अपना बायोडाटा भेजो। अच्छा, दैट डे आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, तो आई सेंट माय डिटेल्स एंड पिक्चर्स। आई थॉट कि अरे मुझे कौन सिलेक्ट करेगा, मतलब आप अंडर एस्टिमेट करते हो व्हेन यू हैव सच काइंड ऑफ पास्ट। तो मैंने भी खुद को अंडर एस्टिमेट किया था, मैंने बहुत भेज दिया, मैंने कौन सा आ रहा है कॉल, चलो भेज देते। एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द फाउंडर ऑफ दिस मिस व्हीलचेयर इंडिया, and he interviewed me on phone and I sent him a video and more pictures. अच्छा, तभी भी मैं नहीं, I was not sure कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा and something like that. उन्होंने मुझे ये बोला फाउंडर ने कि आप ना कुछ ग्लैमरस पिक्चर भेजो अपनी। अच्छा, ग्लैमरस पिक्चर से तो मेरा टर्न ऑफ हो गया, क्या बात कर रहे हैं, मैं ये सब जगह तो दाग धब्बे, स्टिचेस के मार्क्स, मैं क्या भेजूं। और वैसे इंटरेस्ट नहीं था एंड आई वाज नॉट इनटू मेकअप एंड स्टफ। तो वो मेरे लिए ऐसा था कि मैं अपना नाम वापस ले लेती हूँ, ये ब्यूटी पेजेंट मेरे बस की नहीं है। तो सोच के ही रह गई एंड आई फॉरगॉट टू सेंड द मेल कि आई डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट लाइक दैट। आफ्टर अ वीक सेम ये वाइस चांसलर प्रभात रंजन सर, इन्होंने मुझे कॉल किया सुबह 8:30 बजे और कहने लगे प्रिया कांग्रेचुलेशंस, यू आर टॉप 7 फाइनलिस्ट। आई वाज शॉक्ड एंड ही गेस्ड दैट। उनको पता चल गया कि मुझे ना ज्यादा खुशी नहीं हुई इस बात की, मैं धक्के में आ गई हूँ, मुझे धक्का लग गया कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने बोला एंड यू हैप्पी, इफ योर पेरेंट्स वुड नॉट टेक यू देन आई विल टेक यू टू मुंबई फॉर द कॉन्टेस्ट। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, पेरेंट्स तो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, बट मुझे कोई नहीं लग रहा कि मुझे जाना चाहिए। कहते क्यों नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाओ पार्टिसिपेट करो, अभी तुम्हारा दिमाग खराब है, 350 एप्लीकेशंस में तुम टॉप 7 फाइनलिस्ट में आ गई हो और अब बोल रही हो कि तुम्हें जाना नहीं है, जाओ तो पार्टिसिपेट तो करो, हिम्मत तो दिखाओ। तो देन मैंने कहा ठीक है, आई विल गिव अ थॉट एंड देन मैं देखती हूँ क्या करना। मैंने अपने मम्मी पापा से बोला तो उन्होंने कहा कि करो ना, तुम्हें तो हमेशा ही लगा रहता कुछ नया करना है तो करो। तो इट वाज जस्ट 6 months लेफ्ट, ये जुलाई की बात है 2015 एंड दिसंबर में हम लोग का फिनाले था। तो 6 महीने में मैंने 60 से 48 वेट किया है अपना कम, वो भी सिर्फ डाइट एंड थोड़ा बहुत मूवमेंट जो मैं कर सकती थी, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी थी, मैं
तो पाती नहीं थी। तो वो जो मैंने न्यूट्रिशन की एजुकेशन छोड़ दी थी, मतलब एग्जाम नहीं दे पाई थी, पढ़ाई तो मैंने पूरी की थी, उस नॉलेज को यूज करके मैंने अपना वेट रिड्यूस किया। एंड देन एक और जो मेरे अंदर चीज थी जो डेवलप्ड हुई थी, वो थी स्टेज फोबिया, पब्लिक स्पीकिंग। इसके ऊपर भी काम किया। अच्छा, ये पब्लिक स्पीकिंग डेवलप कैसे हुआ? 5th ग्रेड में मैं एक बार अपनी स्पीच भूल गई डर के मारे, फिर 8th में भूल गई दोबारा कोशिश करने पे। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं सोलो तो कभी परफॉर्म नहीं करूंगी, मैं हमेशा ग्रुप में ही करने वाली हूँ। तो ग्रुप में मैंने बहुत पार्टिसिपेशंस किए हैं, बट सोलो मैंने नहीं किए थे। एंड वो बैक ऑफ द माइंड कहीं बैठा हुआ था कि मैं नहीं कर सकती। तो मैंने उसके ऊपर भी काम किया। आई रिसर्च अ लॉट। मैंने यूट्यूब पे नोट्स, जितने आर्टिकल्स आते हैं सब स्टेज फोबिया के ऊपर पढ़ डाले, समझ लिया। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मिरर के सामने खड़े होकर अपनी स्पीच तैयार करना, अपनी वीडियोस बना के देखना कि मेरे आई मूवमेंट कैसा होता है बोलते टाइम, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, सबके ऊपर मैंने काम किया। मेकअप मुझे नहीं आता था, आईलाइनर कैसे लगाते हैं वो तक नहीं आता था, वो मैंने सीखा यूट्यूब में देख के, मेकअप के वीडियोस। मतलब यूट्यूब हैज बीन अ ब्लेसिंग टू मी। इट इज ऑल अबाउट अस। मतलब आप जो सीख करते हो ना, आपको मिलता है, बट एक बार आप ढूंढो तो, कोशिश तो करो। हम कोशिश नहीं करते, हम हार पहले मान जाते हैं। ये तो आप बिल्कुल मैं सही हार कह रही हैं के प्रिया लिए जी, क्योंकि देखिए जैसे आपने अभी कहा कि गूगल और यूट्यूब से आपने सीखा, ये तो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन Right. कुछ ही लोग हैं जो उससे सीख पा रहे हैं। तो वो जज्बा और वो हिम्मत, इच्छा शक्ति चाहिए जो आप में शायद है। यस, कोशिश करना बहुत जरूरी है। हम कोशिश करने से पहले हार जाते हैं एक्चुअली। अभी जब ये मिस इंडिया 5 दिसंबर 2015 को बैंगलोर में हुआ था, तो मैंने वो जीता। अगेन वही सेम जैसे मिस इंडिया में कॉन्टेस्ट होते हैं, वैसे ही थे सारे राउंड्स। एंड उस दिन से मेरी लाइफ बदल गई। मतलब मुझे खुद पर यकीन होने लगा कि आई कैन लुक प्रिटी। ये ब्यूटी पेजेंट्स में आपने किस में पार्टिसिपेट किया है, अगर वो आप हमको बता पाएं प्लीज? मैंने मिस इंडिया, जब मेरी विनिंग हो गई तो मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड एक और कॉन्टेस्ट आया, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, उनकी हर एक कंट्री से एक पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया था कि आप अपनी एक कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगी यहाँ पे। तो दैट हैपेंड इन 2017 अक्टूबर। सो उसमें मैं गई थी, इंडिया की रिप्रेजेंटेशन थी। एंड तो वहाँ पे हमने अपने इंडिया में स्पेशली एबल्स के लिए क्या लॉज हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या फैसिलिटीज है, सोशल सिक्योरिटी, ये सारे इसके ऊपर हमें प्रेजेंटेशन बना के लेके जानी थी। और सरकार हमारे लिए क्या क्या करती है, वो सारी चीजें। एंड देन वहाँ पे भी वही सेम हमारे 10 डेज की वर्कशॉप थी, जहाँ पे हम लोग को डांस वगैरह सिखाया था उन्होंने। पोलैंड में हुआ था ये, वारसा में हुआ था। तो हम लोगों ने सब सीखा वहाँ पे। काफी हैक्टिक रहा हम लोगों का पूरा शेड्यूल। 9 AM से लेकर 9 PM तक हम लोग को डांस सिखाया जाता था, इन बिटवीन ब्रेक्स होते थे। तो 2 ही पेजेंट है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। However, I was being invited for another Miss Disability का, ये भी वर्ल्ड का ही था, बट मैं गई नहीं, ऑल बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज, मैं नहीं जा पाई। 2017 बीच में मुझे फोटो सेशंस के लिए भी ऑफर आए, फोटो शूट्स के लिए। मैगजीन्स में भी मेरे इंटरव्यूज आए बहुत सारे। सो इवन आई वाज कैमरा शाई, मुझे पोज करना नहीं आता था। कैसे मॉडलिंग के लिए कैसे पोज बनाते हैं वो सब कुछ नहीं आता था। आई लर्नड, मैंने रिसर्च कर करके ही सब कुछ सीखा है। किस तरह के कपड़े पहनने से आप ज्यादा अच्छे लगते हो, वो सारी चीजें। मतलब इट हैज बीन अ लर्निंग प्रोसेस शुरू से लेके अंत तक। एंड मुझे ऐसा लगता है हमारे भारत देश में बहुत चीजें करने की जरूरत है जो अभी भी नहीं है। एंड कितनी कॉन्फिडेंट है दूसरी कंट्रीज की लड़कियां। हमारे देश में अगर कोई व्हीलचेयर पे बैठा दिख जाए तो हम उसे पिटी की नजर से देखते हैं जी। और आपको मतलब सामने वाला दया के अलावा उसको किसी और नजर से देखता ही नहीं है। मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। लोग इस तरह से करते हैं, जिंदगी बर्बाद हो गई। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई एम वेल एजुकेटेड, आई कैन कम्पीट विद एनीवन। So how can you say that जिंदगी बर्बाद हो गई? सब हो जाता है, बस हिम्मत होनी चाहिए। आपसे एक सवाल और पूछूंगी और आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। इंटरनेशनल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं मैसेज आपके लिए सिर्फ एक ही दिन के लिए नहीं, मैं पूरे साल भर के लिए दे रही हूँ। रोज इसको रिवाइज करना और रिकॉल करना कि आपका एक तो लाइफ में पर्पस होना बहुत जरूरी है। आपको अपने से क्या चाहिए, और अगर आपको पर्पस नहीं भी पता तो एटलीस्ट पैम्पर योरसेल्फ डेली। अपने आप को किसी क्वीन से कम ना समझे, अपने आप को एक रानी से कम ना समझे।
और अपना ख्याल रखें। जब अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ आएंगी कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। एंड मुझे भारत देश में ऐसा लगता है कि रिश्ते ना बड़े खराब होते जा रहे हैं। लोगों के बीच में रिश्ते ही नहीं है, ना दोस्ती के, ना किसी और तरीके के। मतलब हर चीज में डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। एंड मुझे लगता है ये इसी वजह से है क्योंकि हम आपस में बात ही करना बंद कर दिया लोगों ने। लोगों ने मिलना जुलना खत्म कर दिया है। आप हम जेन्युइन है ही नहीं किसी के साथ। मतलब हम हमेशा अपने आप को छुपा के रखते हैं। आपकी खुद की आइडेंटिटी हम सबके सामने आने ही नहीं देना चाहते। हम बाहर कुछ और होते हैं एंड खुद अकेले में कुछ और होते हैं। ऐसा क्यों है? सो आपकी जो रियल पर्सनालिटी एंड आइडेंटिटी है उसको एक्सप्लोर करें एंड बी ओपन टू एवरीवन इन द सेम वे। बी रियल एंड बी योरसेल्फ, आई वुड से, and that will help you in finding your purpose of your life. Please see yourself as a queen. आप किसी रानी से कम नहीं है। एंड जो आपको रानी जैसा ट्रीट नहीं करता वो अच्छा इंसान हो भी नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। बहुत खूब प्रिया जी, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आपके आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग रेडियो सबरंग। Thank you, Swati ji, and it was an honor to be here, and all the very best. Thank you. Take care of yourself. एक अपूर्व हस्ती, अद्भुत क्षमता और अनूठे व्यक्तित्व की नारी मिस प्रिया भार्गवा। उनके विल पावर की, उनकी इस कठिनाइयों पे विजय पाने के प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए कम ही होगी। उम्मीद है ये बातचीत आपको अवश्य पसंद आई होगी। विमेंस डे एक दिन का ही सेलिब्रेशन नहीं है। इसी कतार में हम इस हफ्ते कई महिलाओं के अचीवमेंट्स की बातचीत करेंगे। अगली बार मिलेंगे एक और प्रिया से जो कि अंबाला की हैं और उन्होंने एक अनोखा ही काम किया है। क्या है वो काम, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।